हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले एक नए टॉपिक पे। ये टॉपिक हमारे पास है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से जुड़ी हुई बातें आपके साथ करेंगे। और ये जो आज का डिस्कशन है ये आपके आरपीएससी एबीएसटी के लिए तो रेलिवेंट रहेगा ही रहेगा। यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए भी काफी रेलिवेंट रहेगा। मैनेजमेंट के लिए कोई खास रेलिवेंस नहीं है, बट यूजीसी नेट कॉमर्स वालों को इसे जरूर देखना चाहिए, सवालों को सॉल्व करना चाहिए। तो आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एबीएसटी ईएफएम बीएडीएम से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपके लिए हमारे पास डिटेल्ड कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड ऐसे ही प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट या फिर तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए, तो भी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर आपकी सभी तरीके की कंपनीज आ जाती है, चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, सभी कंपनीज आ जाती है। हालांकि यहाँ पे ये कुछ क्लेरिफिकेशन दी गई है, जैसे बैंकिंग कंपनीज को लेकर हमारे पास अलग से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो स्पेशल प्रोविजन है वो तो आपकी बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई करेंगे, बट जो जनरल कंपनी से जुड़े हुए प्रोविजन है वो फिर आपके कंपनीज एक्ट वाले यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव का। चलिए, तो यहां पे सवाल है, व्हाट इज द लिमिट टू नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में आपकी नंबर ऑफ मेंबर्स की क्या लिमिट है? 50, 200, 20 या फिर 7। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर आपके जो मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ पे होते हैं दे आर 200 मेंबर्स, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, द होल प्रोसेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डायरेक्ट स्टेजेस, द सीक्वेंस इज। तो हमारी जो कंपनी की फॉर्मेशन है उसमें 3 आपकी स्टेजेस रहती है। सबसे पहली आपकी स्टेज होती है प्रमोशन की स्टेज, जिसमें आपको कंपनी बनाने का जो आइडिया है वो आता है, आप कंपनी को प्रमोट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, और फिर फाइनली आप कंपनी को लॉ के अंदर रजिस्टर करा लेते हैं, उसका इनकॉर्पोरेशन करा लेते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, और फिर आप जो है अपना बिजनेस जो है फाइनली कमेंस कर देते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, एज पर दी सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शेल बी डीम्ड एज। तो कहा गया कि एक प्राइवेट कंपनी है, बट दिस प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडरी, यानी कि इसकी होल्डिंग जो है एक पब्लिक कंपनी है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्राइवेट कंपनी को भी मान लिया जाता है डीम्ड पब्लिक कंपनी से, डीम्ड पब्लिक कंपनी यहां पे मान लिया जाता है, और इसीलिए यहां पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, यहां पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होती है, तो 1 को ए को 4 से मैच कर दो। प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ आगे, तो प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हमें अगर प्रेफरेंस शेयर्स को देखें तो उनको प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड में, तो आप बी को 1 से मैच कर सकते हैं। रिजर्व कैपिटल, इट इज ओनली कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, तो सी को 2 से मैच कर दो, और बचा हुआ डी जो है वो आपका शेयर, वो आपका 3 से मैच हो जाएगा, और आपकी जो मैचिंग बन रही है यहाँ पे इट इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अगला सवाल है, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 on which ₹7 has been called and ₹3 is paid is forfeited, the share capital account should be debited with। तो अभी हमने इस पे ₹7 कॉल किया है, तो ₹7 कॉल किया है, तो प्यारे दोस्तों शेयर कैपिटल को 7 से क्रेडिट किया होगा, तो फोर फीचर के टाइम पे इसे 7 से डेबिट करना होगा, और जो पैसे हमें मिल चुके हैं शेयर फोर फीचर में उसे डाल देंगे, जैसे ₹3 में मिल चुके हैं उसे शेयर फोर फीचर में डाल देंगे, और बैलेंस आपका जो कॉल इन एरियर चल रहा होगा ये आपका 4 का यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी फोर फीचर की जो एंट्री है वो प्यारे दोस्तों करी जाती है, तो हमारा जो शेयर कैपिटल का अकाउंट है उसे तो पूरा का पूरा हम 7 से डेबिट करेंगे, क्योंकि दिस वाज द अमाउंट व्हिच वाज कॉल्ड अप। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इश्यूड टू अ पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल ऑन अलॉटमेंट। तो ₹10 का शेयर है, हमने ₹2 प्रीमियम जोड़ के उसे 12 पे इशू किया है।
एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आप कितने पैसे डालोगे? अब देखो 60,000 के हिसाब से आपको 12 रुपए जरूर आ गए होंगे, बट आप इनमें से 10,000 लोगों को 12 रुपए माइनस कर देंगे, तो इवेंचुअली आप जो अलॉटमेंट करने वाले हैं वो 50,000 को ही करने वाले हैं, और 50,000 के ऊपर जो 2 रुपए है इट इज गोइंग टू कम आउट टू एज सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि आपका जो 1 लाख है वही फाइनली सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। जो एक्स्ट्रा पैसे आए थे वो सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाने की बजाय उन्हें वापस कर दिया जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का ही बनेगा। तो अगला सवाल है, इफ द लॉस ऑन री इश्यू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट फोरफीटेड, द सरप्लस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। अब यहां पे कह रहे कि जब शेयर को फोरफीट करते हैं ना, आपने शेयर फोरफीट कर लिया, अब आप उसको वापस से क्या करते हैं, री इशू करते हैं। अब री इशू जो आप करते हैं वो डिस्काउंट पे करते हैं, डिस्काउंट होता है या फिर लॉस ऑन री इशू होता है, और ये वाला जो डिस्काउंट है आप इसे एडजस्ट कर लेते हैं अपने फोर फीचर वाले अमाउंट के साथ। अगर आपने जो डिस्काउंट दिया, इफ द लॉस ऑन री इशू का मतलब है डिस्काउंट, अगर आपका जो डिस्काउंट ऑन री इशू है वो कम है और शेयर फोर फीचर में अमाउंट ज्यादा पड़ा हुआ है, जैसे शेयर फोर फीचर में 5 रुपए पड़ा हुआ है और आपने जो डिस्काउंट दिया वो केवल 3 रुपए का दिया, तो अभी जो फोर फीचर के अंदर 2 रुपए बाकी बचे हुए हैं, इसको आप अपने कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, दिस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और इसीलिए यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पे सवाल है जी, राइट शेयर्स आर इशूड टू, तो राइट शेयर्स हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देते हैं, अधिकार देते हैं कि आप और शेयर हमसे ले सकते हो, तो राइट शेयर्स हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू किए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों ऑप्शन 3 का यहां पे बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बायबैक ऑफ शेयर्स, तो बायबैक ऑफ शेयर्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सही है। स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड फॉर बायबैक, ये भी सही है। मैक्सिमम बायबैक लिमिट इन अ ईयर इज 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, ये भी सही है। शेयर्स कैन बी पार्टली पेड अप, ये गलत है, क्योंकि जो शेयर्स को आप बायबैक कर रहे हैं वो फुली पेड अप यहाँ पे होने चाहिए, पार्टली पेड का बायबैक नहीं कर सकते, और इसीलिए ऑप्शन 4 आंसर यहाँ पे बनेगा। Coming to the next question, which of the following reserves is not available for fully paid bonus share? तो अगर आप बोनस शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो आप अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर देते हैं, बेसिकली आपका रिजर्व्स में जो पैसा पड़ा हुआ है वो अभी आपका जो ट्रांसफर हो जाता है वो शेयर कैपिटल के अंदर यहाँ पे हो जाता है। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, आप इससे बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व है, आपने फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू किया, उससे जुड़ा हुआ कोई कैपिटल या रीवैल्यूएशन रिजर्व है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इशूइंग द बोनस शेयर्स, तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो सवाल है जी, इफ द शेयर ऑफ अ स्मॉलर डिनोमिनेशन आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन, तो 10 रुपए का शेयर है, हमने उसे 100 रुपए के शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 रुपए के शेयर थे, अभी वो एक 100 रुपए का शेयर है, विदाउट चेंजिंग द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, इट इज अ केस ऑफ, तो हमने क्या कर दिया, शेयर कैपिटल को छोटे छोटे शेयर जो थे अब उनको जोड़ दिया, उनको कंसोलिडेट कर दिया यहां पर, तो हम इसे यहां पे कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल का नाम दे सकते हैं, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो यहां पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करनी है, उसके लिए आप फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस जनरल रिजर्व, आप फ्रेश इशू कर सकते हो शेयर्स का, उससे भी कर सकते हो, डिबेंचर के फ्रेश इशू से आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते, और इसीलिए करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, A Limited acquired a machine of rupees 6,60,000 from B Limited. A Limited discharged the consideration by issuing 12% debentures of rupees 100 each at a premium of 10%. तो 6,60,000 का हम मशीनरी लेकर आए और उसके बदले हमने डिबेंचर्स इशू किए, एक डिबेंचर है 110 रुपए का, 100 रुपए प्लस 10% प्रीमियम, कितने डिबेंचर इशू किए होंगे, तो सिंपली डिवाइड कर दो ना इसको, आई थिंक ये 6,000 निकल कर आएगा, नहीं 6,000 नहीं 60,000 निकल कर आएगा, ये आपका 60,000 हो जाएगा क्या, 60,000 ही होना चाहिए, अब ऑप्शन में तो 60,000 ही दिख रहा है,
बट यहाँ पे नहीं, 6000 ही होगा। इन्होंने जान के ऑप्शन ऐसे बना दिए, नन ऑफ द अबव 6000 होगा। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें ताकि लोग, इसलिए ऑप्शन ऐसे बना दिए, गलत पे टिक कर दे, बट आपको नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज पेड ऑन। तो कई बार क्या होता है कि हमने कोई लोन लिया हुआ है, उसमें हम डिबेंचर्स को भी इशू कर देते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, गिरवी के तौर पे इशू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे डिबेंचर्स हमने गिरवी रखे हुए हैं तो अभी इन पे कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया जाता। ठीक है, जो आपका लोन आपने लिया, आप लोन पे इंटरेस्ट देंगे, जो गिरवी रखे हुए उसके लिए डिबेंचर, उन डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट नहीं, आपको भी चुकाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन डिबेंचर्स पे फेस वैल्यू पे करेंगे, इशू प्राइस, पेड अप वैल्यू या नो इंटरेस्ट इज पेड। सो यू आर गोइंग टू मार्क द आंसर एज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अभी उस पे कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। If debentures purchased in open market are not immediately cancelled, they are treated as। तो आपने ओपन मार्केट से डिबेंचर खरीदे और उनको कैंसिल नहीं किया, तो बेसिकली आपने अपने ही डिबेंचर में इन्वेस्ट कर लिया, तो दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। करंट एसेट लायबिलिटी कैपिटल नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट की तरह आप उसे ट्रीट करेंगे। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। According to the Companies Act 2013, profit and loss statement of a company is required to be prepared in the format given in। तो हमारी जो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है ना, उनका फॉर्मेट हमें शेड्यूल 3 में गिवन है। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 1 में बैलेंस शीट का है जी, और पार्ट 2 में प्रॉफिट लॉस का है। तो प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, शेड्यूल 3 पार्ट 2। चलिए, तो अभी यहाँ पे सवाल है, मैच अंडर व्हाट हेडिंग वुड फॉलोइंग आइटम्स इन लिस्ट ए अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी गिवन इन लिस्ट बी। तो गुडविल जो है वो कहां पे आएगा जी? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो इसमें आना चाहिए। अनपेड डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं, तो अनपेड डिविडेंड आपकी, जो आपने डिविडेंड अभी पे नहीं किया है, आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिए, तो ये तो आपके करंट एसेट हो जाएंगे। कॉल इन एरियर को आप शेयर होल्डर फंड के साथ ही एडजस्ट कर लेंगे। तो आपकी जो मैचिंग बन रही है, A3 आ रहा है आपका, B1 C2 और D4 से हो रहा है, और ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। चलिए, अगला सवाल है, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन रेट ऑन नेट प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 198 इफ देयर इज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर। तो अभी आपको नीचे कंडीशन वाला चार्ट तो देखी गया है, अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, तो आपकी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा। A company wishes to pay dividend on shares, state which of the following may be used for this purpose। तो डिविडेंड पे करना है शेयर्स पे, तो डिविडेंड कहां से पे करें? प्रीमियम ऑन शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम को डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं है कंपनीज एक्ट के अंदर। जनरल रिजर्व को कर सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड को भी नहीं कर सकते, फ्री रिजर्व्स को कर सकते हो। ठीक है, तो आप केवल बी और डी को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, ओनली बी एंड डी। अगला सवाल है, द बिल परचेज्ड डिस्काउंटेड बिकम एनपीए इफ द बिल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन। देखो, एनपीए जो है ना, उसके लिए हम फॉलो करते हैं यहाँ पे 90 डेज नॉर्म। तो अगर आपके लोन के ऊपर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं हुई है 90 दिनों तक, तो हम उसे एनपीए ट्रीट कर लेते हैं। और ऐसे ही बिल परचेज डिस्काउंटेड के केस में भी हो जाएगा कि अगर उसका अमाउंट 90 दिन से ज्यादा ड्यू है, तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए बन जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है हमारा इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे 1999 के अंदर जो है बनाया गया था अंडर द इरडा एक्ट 1999। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहां पे हमारे पास सवाल है, एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म इज ₹35,000, रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न इज 10% per annum, the average capital employed is ₹2,50,000, what is the amount of goodwill as per capitalized method of profit। तो अभी सवाल कह रहे कि आपके जो एक्चुअल प्रॉफिट्स है वो 35,000 है, कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है 10% का।
तो अगर 35,000 के प्रॉफिट कमाने हैं, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो उसके हिसाब से आपका कैपिटल प्यारे दोस्तों कितना होना चाहिए? आपका कैपिटल यहाँ पे 3.5 लाख का प्यारे दोस्तों होना चाहिए। एक्चुअल में आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना है? एक्चुअल में आपका जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पे वो केवल 2.5 लाख है। बाकियों को 3.5 लाख कैपिटल लगाना पड़ता है और आपने केवल जो कैपिटल यहाँ पे लगाया हुआ है वो केवल और केवल 2.5 लाख का ही यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आपने 1 लाख कम कैपिटल लगा के ये प्रॉफिट कमा दिया 35,000 का, तो 1 लाख ही यहाँ पे आपकी गुडविल बन जाएगी एज पर दी कैपिटलाइज्ड मेथड ऑफ द प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल है, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आपको ₹50 दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%, एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड रेट है 4%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर अंडर द यील्ड मेथड? तो यील्ड मेथड आपको अप्लाई करना है। तो यील्ड मेथड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यील्ड मेथड का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेट हमें यहाँ पे सवाल में जो दे रखा है वो 4% का दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 8% का रहता है, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है शेयर की वो 50 रुपए है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 50/2 ये 25 आ जाएगी आपकी शेयर की वैल्यू। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का ही बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप समझते हैं ना, कि अगर कोई कंपनी है जो काफी ज्यादा घाटों में चल रही है, उसकी जो बैलेंस शीट है उसमें काफी लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी बैलेंस शीट को सुधारने वाले हैं, उसका कैपिटल हम कुछ रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं। अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द एग्जिस्टिंग कंपनी रिमेन्स एज इट इज, ओनली कैपिटल स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कहा गया कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो जैसी है वैसी ही रहती है, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो बिल्कुल सही है। आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अ कंपनी में कम आउट ऑफ द लॉस पोजीशन एंड एंटर द पोजीशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो ये भी बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज एप्लीकेबल फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है ना वो हमारा डील करता है अमलगमेशन से डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। तो ये चीज यहाँ पे आपकी सही नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। अ कंपनी मस्ट पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन परचेज कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड द सम विच द ट्रांसफरी कंपनी डायरेक्टली पेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, payment made in the form of assets by the transferee company to the shareholders of the transferor company, payment made by the transferee company on the basis of ratio of the intrinsic value of the shares of transferee and transferor company, preference share issued by the transferee company to the preference shareholders of the transferor company। तो प्यारे दोस्तों ये जो परचेज कंसिडरेशन होती है, परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि यहाँ पे आप कोई कंपनी खरीद रहे हैं तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो आप अमाउंट पे करेंगे कंपनी खरीदने के लिए, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। ये शेयर होल्डर आपके इक्विटी भी होते हैं और प्रेफरेंस भी होते हैं, ठीक है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो इसके अंदर आएगा। आप डेट वालों को, डिबेंचर वालों को जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता है। और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। तो क्रेडिटर्स को जो अमाउंट पे किया इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, और इसीलिए करेक्ट आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा, क्योंकि ये परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। चलिए तो अगला सवाल है, द शेयर ऑफ आउटसाइडर्स इन द नेट एसेट्स इन द सब्सिडरी कंपनी इज नोन एज। अब देखिए हमारे पास जो सब्सिडरी कंपनी होती है, तो सब्सिडरी कंपनी के लेट्स सपोज होल्डिंग कंपनी के पास शेयर है, 80% शेयर जो है होल्डिंग कंपनी के पास है, 20% जो है वो बाहर वालों के पास है, और ये जो 20% वाले शेयर होल्डर्स है इनको माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नाम यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 टू एस लिमिटेड। तो एच ने एस को सामान बेचा, कितने का बेचा? 40,000 का बेचा, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो अभी क्या है, 40,000 में तो बेचा है, पर यहाँ पे बताया कि 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट चार्ज किया, तो अगर उसकी कॉस्ट x थी तो इसमें 0.25x का प्रॉफिट होगा और फिर 40,000 का इसे बेचा हुआ है।
तो अगर हम इसकी कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये 32,000 की आपकी जो कॉस्ट है ना वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इफ द गुड्स वर्थ ₹10,000 इज रिमेनिंग इन द स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अभी एस ने ना 30,000 का सामान तो बेच दिया, बट अभी 10,000 का सामान उसकी जो बैलेंस शीट है उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो 10,000 का सामान जो भी बिका नहीं है उसका जो प्रॉफिट है कंसोलिडेशन के टाइम पे हमें उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे 10,000 जो है उसका जो एच लिमिटेड के लिए इसके अंदर ये जो है इसका ट्रांसफर प्राइस है, और अगर मेरे को निकालना हो कि ये 10,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितना है और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है वो कैसे निकालेंगे, तो जैसे ऊपर x प्लस 0.25x कर रहे थे वही करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे 8,000 आ जाएगी और आपका जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट इसके अंदर होगा इट इज गोइंग टू कम आउट टू 2,000। तो ये 2,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है और इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 2,000 का बनेगा। When a company is wound up, all the persons who cease to be shareholder within a year before the winding up are placed in A list, B list, C list, D list of contributories। तो प्यारे दोस्तों, जब आपकी कंपनी वाउंड अप होती है तो आपके जो लोग कंपनी के शेयर होल्डर थे यहाँ पे एक साल के अंदर अंदर अगर आपने अभी कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए तो फिर यहाँ पे आप बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में आ जाते हैं। तो अगर लिस्ट ए वालों से पैसा रिकवर नहीं हो रहा है तो फिर आपको पकड़ा जा सकता है, लिस्ट बी वालों को यहाँ पे पकड़ा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अ कंपनी हैज फॉलोइंग लायबिलिटीज। तो कंपनी की ये लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, लीगल एक्सपेंसेस है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। What will be the order of payment while preparing the liquidator final statement of account? तो अगर करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपके जो लीगल चार्जेस होते हैं इंसॉल्वेंसी से जुड़े हुए, लिक्विडेशन से जुड़े हुए, वो आपको पूरे करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपके ये आ जाएंगे। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस और आपके जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है ये सबसे पहले आना चाहिए, बी और सी सबसे पहले आने चाहिए। उसके बाद प्रेफरेंस कैपिटल की बजाय हम जो क्रेडिटर्स है उनको पे करेंगे और फिर प्रेफरेंस और इक्विटी की बारी आएगी। तो बी सी ए डी ऐसा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है ना करेक्ट आंसर बन जाएगा। अंडर द डबल अकाउंट सिस्टम मैप्स द फॉलोइंग अकाउंट्स टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। ठीक है जी, तो अभी डबल अकाउंट सिस्टम के अंदर 4 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक रेवेन्यू अकाउंट होता है जिसमें आपके नॉर्मल जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो आ जाते हैं, इनकम्स एक्सपेंसेस नॉर्मली आ जाते हैं। इसके बाद आता है नेट रेवेन्यू अकाउंट। नेट रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आप जैसे P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं वैसे से बनाते हैं और जो भी इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा होता है वो भी इसी में डाला जाता है। इसके बाद है रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। तो अगर आपके जो कैपिटल अकाउंट है, जो आपका फिक्स्ड कैपिटल है, जो आपकी शेयर्स वगैरह यहाँ पर, तो उनसे जुड़ा हुआ आपका कोई रिसीट है तो फिर वो इसके अंदर आता है। और बाकी एसेट्स लायबिलिटीज जो है ना वो जनरल बैलेंस शीट के अंदर आती है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को कहां पे डालेंगे, इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट हमारा नेट रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस तो नॉर्मल एक्सपेंस है, रेवेन्यू अकाउंट में डाल देंगे। और सन्ड्री क्रेडिटर हमारी जनरल बैलेंस शीट में चले जाएंगे जी। और करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Under the arrangements of the government accounting, which of the following fund is not maintained by the government of India? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे ना 3 तरीके के फंड मेंटेन करती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड यहाँ पे नहीं आता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंड्स मेंटेन किए जाते हैं उसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट फंड नहीं आता है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। A family engaged in agricultural work consumed food grain of rupees 5,000 for his family. Its journal entry would be under accounting for agricultural farms। तो अगर एग्रीकल्चर अकाउंटिंग की बात करें यहाँ पे तो क्या एंट्री आप पास करेंगे, तो 5,000 की आपकी जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है वो आपने खुद अपने लिए कंज्यूम कर ली, घर के लिए कंज्यूम कर ली। तो बेसिकली आपने ड्रॉइंग्स कर लिया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और आपके जो क्रॉप्स अकाउंट है उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कि आपके क्रॉप्स आपने खुद ड्रॉ कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप बहुत कुछ करते हैं। इसके अंदर आप कुछ फ्रॉड वगैरह का जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके अंदर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन ये सब चीजें आ जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो बनेगा।
अगला सवाल है सोशल अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज, तो सोशल अकाउंटिंग को यहां पे कैसे डिफाइन करेंगे? An independent discipline to measure and report the activities of an entity which affect the society. तो सोशल अकाउंटिंग आपकी जो सोसाइटी को, हमारी जो एंटिटी की एक्टिविटीज अफेक्ट कर रहा है, तो उनको लेकर मेजरमेंट और रिपोर्टिंग करने का एक डिसिप्लिन है। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस, तो ऐसा भी कुछ आप बोल सकते हैं। Process of ordering, measuring and disclosing the impact of exchanges between a firm and its social environment. तो एक फर्म का उसके सोशल एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको मेजर करने की कोशिश कर रहा है और उसे सोशल अकाउंटिंग में डिस्क्लोज कर रहा है। तो ये सभी कहीं ना कहीं सोशल अकाउंटिंग को डिफाइन कर रहे हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। MFIs provide vital financial services to the economically deprived members of the society. Here MFIs stand for. तो प्यारे दोस्तों, MFIs हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि आपके छोटे छोटे जो लोन्स वगैरह है, छोटी छोटी फाइनेंशियल सेवाएं प्रोवाइड करता है आपकी लो इनकम पॉपुलेशन को, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन आरपीएससी के सवालों के ऊपर। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना प्यार भी दिखाएं। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।